नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 कीमोथेराप्टिक एजेंट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारी 8th नंबर की कैटेगरी देखेंगे, जो कि है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। जो 8th नंबर का क्लास है वो कौन सा है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो इनके बारे में देखेंगे, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स मतलब क्या होते हैं? ये ट्यूबरकुलोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी कीमोथेराप्टिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कैटेगरी है फर्स्ट लाइन ड्रग, जिसके एग्जांपल है आइसोनियाजिड, पायरिसिनामाइड, रिफेम्पासिन, इथेम्बुटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। देन नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ड्रग, जिसके एग्जांपल है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, कैनामाइसिन, अमीकासिन। देन नेक्स्ट है न्यूअर ड्रग्स, जो न्यू ड्रग्स होते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की डेफिनेशन। हमने वहाँ पर डेफिनेशन नहीं देखी तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर आर द ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो इनके बारे में देखेंगे वन बाय वन। जो भी हमने क्लासिफिकेशन में ड्रग्स देखे उनके बारे में वन बाय वन इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स फर्स्ट लाइन ड्रग, ये हमारी सबसे पहली कैटेगरी है। इसमें हमने जितने भी ड्रग्स देखे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। हमारा सबसे पहला ड्रग है आइसोनियाजिड। देन INH, ये इसके अल्टरनेटिव नाम है, आइसोनेक्स, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। तो ये INH का ये पूरा फुल फॉर्म है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो आइसोनियाजाइड के बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके की होती है वो सबसे पहले देखेंगे। आइसोनियाजिड इनहिबिट द बायोसिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। तो आइसोनियाजिड ये ऐसा ड्रग है जो कि जो माइकोलिक एसिड होता है उसके बायोसिंथेसिस को, मतलब उसके सिंथेसाइजेशन को इनहिबिट कर देता है। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियन सेल वॉल। तो जो माइकोलिक एसिड है ये माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल का इसेंशियल कंपोनेंट है। अब ये माइकोबैक्टीरियम क्या है? ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ट्यूबरकुलोसिस ये कंडीशन कॉज करता है, ऑकर करता है। तो इसके सेल वॉल का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? माइकोलिक एसिड। और ये जो आइसोनियाजिड है ये इसी माइकोलिक एसिड को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं, ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका थेराप्टिक यूज, मतलब इसके इंडिकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या है। आइसोनियाजिड इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस और प्रिवेंट इट्स रीएक्टिवेशन। तो आइसोनियाजिड ये ट्यूबरकुलोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम, उसका रीएक्टिवेशन, मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रीएक्टिवेट होते हैं। तो ये आइसोनियाजिड क्या करता है? इनका रीएक्टिवेशन भी प्रिवेंट करता है। तो ये इसका यूज़ हो गया। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे। सबसे पहला है ड्रग फीवर। तो इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। चिल्स में यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ठंडी है, अगर ठंडी लग रही है तो उस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। आर्थराइटिस है, मतलब जॉइंट पेन है, तो उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं कर सकते। एक्यूट लीवर डिसीज जैसी कोई कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर में भी आइसोनियाजिड का यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट। ये जो आइसोनियाजिड है इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं कुछ, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है रैशेस। तो स्किन पे रैशेस आते हैं। कन्वल्जन, ये हमारे CNS से रिलेटेड कंडीशन है। इसमें अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होती है हमारे बॉडी के, हमारे स्केलेटल मसल्स के, तो ये कंडीशन ऑकर हो सकती है। ये एक एडवर्स इफेक्ट है आइसोनियाजिड का। साइकोटिक एपिसोड्स, तो साइकोटिक एपिसोड्स आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रेस्टलेसनेस, ये एक एडवर्स इफेक्ट हो गया। इंसोम्निया, नींद नहीं आना, नॉजिया, वोमिटिंग, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट आइसोनियाजिड के दिखते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डोज होता है आइसोनियाजिड का 300 mg वंस अ डे, ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग हो गया आइसोनियाजिड। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिफेम्पासिन। ये हमारा सेकेंड ड्रग है जो कि
फर्स्ट लाइन ड्रग इस कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे यहाँ पर हम। रिफेम्पेसिन इज बैक्टीरिसाइडल, तो ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। इनिबिट बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है बैक्टीरिया का, इसको ये ड्रग इनहिबिट कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट आरएनए सिंथेसिस। जो बैक्टीरिया होता है उसमें आरएनए का सिंथेसाइजेशन ही नहीं होता, उसका सिंथेसिस ही नहीं होता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाता। रिफेम्पेसिन हैज हाई लिपिड solubility and diffuse through cell membrane to kill the intracellular bacteria। तो रिफेम्पेसिन की जो लिपिड सोल्युबिलिटी होती है वो हाई होती है, मतलब ये लिपिड के थ्रू इजीली सोल्यूबल हो सकता है। डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होता है और जो भी इंट्रासेलुलर मतलब हमारे सेल्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल करता है, क्योंकि इसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये किस तरीके से काम करता है, ये आरएनए के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेराप्टिक यूज, इसके इंडिकेशंस क्या है उसके बारे में देखेंगे। रिफेम्पेसिन इज यूज्ड विद अदर मेडिकेशन टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस, तो रिफेम्पेसिन जो है ये ड्रग अदर मेडिकेशंस के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब कौन सी कंडीशन में हम रिफेम्पेसिन का यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला है डायबिटीज़ पेशेंट, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, मतलब उनकी ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो उस कंडीशन में हम उनको ये ड्रग नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म मतलब इनएबिलिटी टू कंट्रोल ड्रिंकिंग, तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कोहलिज्म, तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। लीवर प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। एबनॉर्मल लीवर फंक्शन, लीवर के फंक्शंस प्रॉपरली नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट, कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं रिफेम्पेसिन के, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है स्किन रैशेज, तो हमारे स्किन पे रैशेज आ जाते हैं। फीवर आता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। एटेक्सिया, एटेक्सिया मतलब क्या होता है, इम्पेयर्ड बैलेंस, बैलेंस नहीं होता प्रॉपरली, कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं होता, ब्रेन डैमेज की वजह से, हमारे ब्रेन में इंजुरी या फिर कोई डैमेज होने की वजह से ये एटेक्सिया, ये कंडीशन ऑकर होती है, तो ये एडवर्स इफेक्ट रिफेम्पेसिन की वजह से दिख सकता है। एंड डिजीनेस, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं रिफेम्पेसिन के। इनका डोज देखेंगे, रिफेम्पेसिन का डोज होता है 10 mg पर kg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ड्रग जो कि है इथेम्बुटोल, तो इथेम्बुटोल इसके बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पर हम देखेंगे। माइकोलिक एसिड अटैच टू द 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ डी एराबिनोज रेसिड्यू ऑफ एराबिनोगैलेक्टोन, तो एराबिनोगैलेक्टोन इसका डी एराबिनोज, ये जो रेसिड्यू होता है इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, उससे माइकोलिक एसिड ये जो है ये अटैच होता है। माइकोलिक एसिड क्या है, ये इसेंशियल कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरियम के सेल वॉल का, तो ये माइकोलिक एसिड अटैच होता है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। माइकोलिल एराबिनोगैलेक्टोन पेप्टिडोग्लाइकैन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन सेल वॉल, तो जब ये माइकोलिक एसिड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है तो उस टाइम पे माइकोइल एराबिनोगैलेक्टोन पेप्टिडोग्लाइकैन कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म होता है सेल वॉल में, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। दिस कॉम्प्लेक्स इनहिबिट एराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड डिस्टर्ब द सिंथेसिस ऑफ एराबिनोगैलेक्टोन, तो ये जो कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो ड्रग होता है ये क्या करता है, एराबिनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है, और जो एराबिनोगैलेक्टोन है इसका सिंथेसिस डिस्टर्ब कर देता है, इसको फॉर्म नहीं होने देता, इसका सिंथेसाइजेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एराबिनोगैलेक्टोन इनहिबिट्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो एराबिनोगैलेक्टोन जो है उसका सिंथेसिस ना होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स हमने देखा माइकोइल एराबिनोगैलेक्टोन पेप्टिडोग्लाइकैन कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मेशन ही नहीं होता, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फॉर्म ही नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया का सेल है उसकी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉज इम्बैलेंस लीड टू लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, तो सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से वहाँ पर इम्बैलेंस ऑकर होता है और जो बैक्टीरिया है उसका लाइसिस होता है, उसकी डेथ होती है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है इथेम्बुटोल की, इस तरीके से ये काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेराप्टिक यूज, मतलब इसके इंडिकेशंस क्या है। इथेम्बुटोल
इज यूज टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इथेम्बुटोल इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? विजुअल सिम्टम्स। तो अगर विजुअल सिम्टम्स है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज नहीं कर सकते। डायमेंशिया। तो डायमेंशिया मतलब क्या होता है? इम्पेयर्ड ऑफ ब्रेन फंक्शन। तो ब्रेन फंक्शंस प्रॉपरली नहीं होती, जो थिंकिंग की एबिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। मेंटल रिटार्डेशन। अगर मेंटल रिटार्डेशन है, सीएनएस से रिलेटेड कोई कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एडवर्स रिएक्शन। इसके एडवर्स रिएक्शन क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है ब्लर विजन। तो प्रॉपरली नहीं दिखता, ब्लर दिखता है। आई पेन। आईज में पेन होता है। नमनेस। नमनेस मतलब सुन्न हो जाना, तो नमनेस ये एक एडवर्स इफेक्ट होता है। बर्निंग पेन। बर्निंग पेन होता है। वीकनेस इन हैंड। स्किन रैशेस। तो इस तरीके से एडवर्स रिएक्शंस दिखते हैं इथेम्बुटोल के। देन डोज देखेंगे। इसका डोज होता है 25 to 30 mg पर केजी। ओरल रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड के बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। पायराजिनामाइड एंटर्स इनटू माइकोबैक्टीरियम। पायराजिनामाइड ये क्या करता है? ये माइकोबैक्टीरियम मतलब ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस या कंडीशन ऑकर होती है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर पायराजिनामाइड एंटर होता है। ये बैक्टीरिया का सेल होता है, उसके अंदर पायराजिनामाइड ये ड्रग एंटर होता है। उसके बाद ये क्या करता है? इंटरैक्ट विथ फैटी एसिड। तो बैक्टीरिया में जो फैटी एसिड प्रेजेंट होता है उसके साथ ये जाके इंटरैक्ट करता है। उसके साथ इंटरैक्ट करने के बाद इनिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। तो वहां पर माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ये इनिबिट कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से वीक सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो वीक हो जाती है और वहां पर इम्बैलेंस कॉज हो जाता है सेल वॉल यहाँ पर। तो सेल वॉल वीक हो जाने की वजह से वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है और कॉज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये पायराजिनामाइड काम करता है। इसके थेरेप्टिक यूज देखेंगे। यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में यहाँ पर देखेंगे कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी। इस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। एक्यूट गाउट। गाउट मतलब फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब ये जॉइंट पेन होता है, तो इस कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है सीवियर हेपेटिक डैमेज। तो लिवर का कोई डिसऑर्डर है या फिर लिवर डैमेज है तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। देन नेक्स्ट है साइड इफेक्ट्स। इसके साइड इफेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहला है आर्थ्रैल्जिया, जिसका मीनिंग होता है जॉइंट पेन। तो आर्थ्रैल्जिया मतलब ये क्या होता है? जॉइंट में पेन होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थ्रैल्जिया। द नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। इसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है कि फियर, एक टाइप का फियर, ओवरवेट होने से डर लगता है, तो ये भी इसका एक मीनिंग होता है। पर अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। तो लॉस ऑफ एपेटाइट ये इसका मीनिंग हो गया। वोमिटिंग, फीवर, अर्टिकैरिया ये स्किन की कंडीशन है जिसको हम हाइव्स बोलते हैं। रैशेस आ जाते हैं हमारी स्किन पे। डायबिटीज मिलाइटिस मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स दिखते हैं इस ड्रग के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डोज। पैरासिनामाइड का डोज होता है 15 to 30 mg पर केजी। ओरल रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग होता है पैरासिनामाइड। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये फर्स्ट लाइन ड्रग का लास्ट ड्रग है जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड्स टू स्मॉल 16S RNA ऑफ 30S राइबोसोमल यूनिट। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट का 16S RNA है, जो स्मॉल 16S RNA है उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिस कॉज जेनेटिक कोड मिसरीडिंग। जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का जेनेटिक कोड होता है उसकी रीडिंग प्रॉपरली नहीं होती, मिसरीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कॉज इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पाता, कॉज डेथ ऑफ द सेल, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रेप्टोमाइसिन काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके थेरेप्टिक यूजेस मतलब इंडिकेशन। इट इज़ यूज टू ट्रीट द सीरियस इन्फेक्शन सच एज माइकोबैक्टीरियम एवियम, एंडोकार्डाइटिस, प्लेग एक्सेट्रा। तो ये जो ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ किया जाता है? ये सीरियस इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम एवियम हो गया, एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मतलब हमारे जो हार्ट की वल्व होती है उसमें अगर इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन को एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। प्लेग, इस कंडीशन में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये थेरेप्टिक यूज़ हो गए स्ट्रेप्टोमाइसिन के। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? ओबेसिटी। अगर कोई ओबेस पर्सन है
बहुत ज़्यादा वेट है उनका, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, अमीनोग्लाइकोसाइड हाइपर सेंसिटिविटी, तो ऐसे पेशेंट जिनको अमीनोग्लाइकोसाइड्स की हाइपर सेंसिटिविटी है, तो इस कंडीशन में भी हम उस पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, प्रॉपरली अगर किसी को सुनाई नहीं देता, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट्स। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला है ब्लैक स्टूल, तो ब्लैक स्टूल जाता है, बर्निंग, इचिंग, नमनेस, क्लम्जीनेस, डिजीनेस, सॉर थ्रोट, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो गए स्ट्रेप्टोमाइसिन के। इसका डोज देखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन का डोज होता है 1 to 2 ग्राम पर डे, इंट्रामस्कुलर रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो यहाँ पर हमने जो हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग, इस कैटेगरी में हमें जितने भी ड्रग्स दिए गए थे उन सारे ड्रग्स के बारे में हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख ली। अब हम देखेंगे सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में। जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है, कौन सी है? सेकेंड लाइन ड्रग। इसमें जो हमें ड्रग्स दिए गए थे, इसमें जो मेडिसिन दी गई थी उनके बारे में देखेंगे। सेकेंड लाइन ड्रग, जिसमें हम सबसे पहले इथियोनामाइड के बारे में देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इथियोनामाइड इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। तो ये जो ड्रग है ये क्या करता है? जो माइकोलिक एसिड है उसका सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है। अब माइकोलिक एसिड किसके लिए यूज़ होता है ये आपको पता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है माइकोलिक एसिड। पर इथियोनामाइड इसका सिंथेसिस से इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल वीक हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से इथियोनामाइड काम करता है। देन नेक्स्ट ड्रग है कैप्रियोमाइसिन। तो कैप्रियोमाइसिन ये किस तरीके से काम करता है इसके बारे में देखेंगे। कैप्रियोमाइसिन एंटर्स मतलब कहाँ एंटर होता है? ये बैक्टीरिया में, जो माइकोबैक्टीरियम है उसमें ये एंटर होता है। इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग 70s राइबोसोमल यूनिट। तो बैक्टीरिया में एंटर होकर जो 70s राइबोसोमल यूनिट होता है उसके साथ बाइंड होकर ये प्रोटीन का सिंथेसिस उसमें इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से कॉज अनेबल टू सर्वाइव बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट है साइक्लोसिरिन। अब ये साइक्लोसिरिन किस तरीके से काम करता है? साइक्लोसिरिन एंटर इनटू बैक्टीरिया। तो साइक्लोसिरिन भी बैक्टीरिया में एंटर होता है, माइकोबैक्टीरियम है उसमें एंटर होता है। इनहिबिट सेल वॉल बायोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो सेल वॉल का फॉर्मेशन ही ये इनहिबिट कर देता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसका बायोसिंथेसिस, उसका फॉर्मेशन ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से लीड्स टू लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसका लाइसिस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये साइक्लोसिरिन काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे अमीनोसैलिसिलिक एसिड, पीएस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अमीनोसैलिसिलिक एसिड इज अ फोलेट सिंथेसिस एंटागोनिस्ट। तो ये फोलेट सिंथेसिस एंटागोनिस्ट होता है, मतलब जो फोलेट का सिंथेसिस है उसको ये अपोज करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। फोलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया। तो फोलेट ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म कॉज करता है। मेटाबॉलिज्म के लिए फोलेट रिस्पॉन्सिबल होता है, विच लीड टू बैक्टीरियल सेल डेथ। अब बैक्टीरियल सेल की यहाँ पर डेथ हो रही है, किसकी वजह से? जो सैलिसिलिक एसिड की वजह से। ये क्या कर रहा है? जो फोलेट है इसको इनहिबिट कर रहा है, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है। और फोलेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बैक्टीरियल सेल में मेटाबॉलिज्म करने के लिए, मतलब एक टाइप की हम एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फोलेट, जो बैक्टीरिया है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फोलेट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है। अगर फोलेट ही सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म होगा क्या? नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसकी वजह से जो भी बैक्टीरियल सेल है उसको एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट है कैनामाइसिन एंड अमिकासिन। ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी मैकेनिज्म देखेंगे। कैनामाइसिन एंड अमिकासिन अफेक्ट द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो ड्रग है दोनों, कैनामाइसिन और अमिकासिन, ये प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग 30th राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का जो 30th राइबोसोमल सब यूनिट होता है उसको ये बाइंड हो जाते हैं, उसके थ्रू ये प्रोटीन का सिंथेसिस इनहिबिट कर देते हैं। कॉज मिसरीडिंग ऑफ mRNA। तो इसकी वजह से जो mRNA है उसकी जो रीडिंग होती है वो गलत आती है। कॉज अनेबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन नहीं हो पाता। कॉज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये दो ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन ड्रग्स के थेराप्टिक यूज। इनका यूज क्या होता है? दिस ऑल ड्रग्स आर यूज एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो ये सारे ड्रग जितने भी हमने यहाँ पर ड्रग देखे, ये सारे ड्रग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह यूज किए जाते हैं। मतलब ट्यूबरकुलोसिस इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये सारे ड्रग्स यूज किए जाते हैं।
देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन ड्रग्स के कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी, इस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। सीवियर हिपैटिक डिसफंक्शनिंग, मतलब लीवर फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में ये यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, इन कंडीशंस में ये ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इन ड्रग्स के? सबसे पहला है क्लमजीनेस, मेंटल डिप्रेशन होता है, नमनेस होता है, बर्निंग हैंड मतलब ये नर्व की प्रॉब्लम होती है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, वो डैमेज हो जाने की वजह से हमारे हैंड में और फीट में बर्निंग सेंसेशन होते हैं। येलो आइज और स्किन, तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं इन ड्रग्स के। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनका डोज कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। इथियोनामाइड का डोज होता है 250 mg पर डे, ओरल रूट से ये दिया जाता है। कैप्रियोमाइसिन का डोज होता है 20 mg पर kg, ये इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है और इंट्रामस्कुलर रूट से भी दिया जाता है। साइक्लोसेरिन का डोज होता है 250 mg, ये ओरल रूट से दिया जाता है। अमीनोसैलिसिलिक एसिड का डोज होता है 150 mg पर kg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। कैनामाइसिन का डोज होता है 15 to 30 mg पर kg, इंट्रामस्कुलर रूट से या फिर इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। अमीकासिन का डोज होता है 250 mg पर ml, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस रूट से ये दिया जाता है। तो इस तरीके से ये डोज और रूट हो गए इन ड्रग्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे थर्ड कैटेगरी जो कि है न्यूअर ड्रग्स। तो न्यूअर ड्रग्स में जितने भी ड्रग्स हैं उनके बारे में यहाँ पर वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन, तो इनके बारे में देखेंगे ये किस तरीके से काम करते हैं, इनकी मैकेनिज्म देखेंगे। सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड ओफ्लोक्सासिन आर कम अंडर क्लास फ्लूरोक्विनोन, तो ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन है ये फ्लूरोक्विनोन इस क्लास के अंडर आते हैं। और फ्लूरोक्विनोन इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। फ्लूरोक्विनोन ये एक टॉपिक हमें दिया गया है, तो उसके बारे में हमने देखा ये किस तरीके से काम करता है, इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज़ देखें। तो ये जो ड्रग है सिप्रोफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन, ये फ्लोरोक्विनोन इसमें आते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। दिस ड्रग इनिबिट द डीएनए सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, तो ये जो ड्रग है ये क्या करते हैं, जो डीएनए का सिंथेसिस होता है उसको इनिबिट कर देते हैं, बैक्टीरियल डीएनए का सिंथेसिस इनिबिट कर देते हैं। दिस ड्रग इनिबिट डीएनए गायरेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन एंड रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। तो डीएनए गायरेज मतलब जो हमने देखा था टोपो आइसोमरेज 2, तो टोपो आइसोमरेज 2 उसी को डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। तो इसको ये इनिबिट कर देते हैं, ये जो ड्रग है इसी को इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रांसलोकेशन होता है और साथ में जो रिप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया में वो प्रॉपरली नहीं होता डीएनए गायरेज इनिबिट होने की वजह से। और साथ में अल्सो इनिबिट टोपोआइसोमरेज 4 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो टोपोआइसोमरेज 4 को भी ये इनिबिट कर देते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीजन के टाइम जो डीएनए है उसके सेपरेशन के लिए, सेपरेट होकर जो डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, तो टोपोआइसोमरेज को ही ये इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन के टाइम जो डीएनए है वो सेपरेट नहीं हो पाता, डॉटर सेल्स फॉर्म नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन किस तरीके से काम करता है, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। क्लैरिथ्रोमाइसिन इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है बैक्टीरिया में उसी को इनिबिट कर देता है बाय बाइंडिंग टू 50s राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होकर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनिबिट कर देता है। कॉज मिसरीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड, तो राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होने की वजह से जो जेनेटिक कोड है उसकी मिसरीडिंग होती है, अनेबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन, तो प्रोटीन का सिंथेसाइज वहाँ पर नहीं हो पाता, वो अनेबल होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए। किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो जेनेटिक कोड है वही इनकरेक्ट आया है, इनकरेक्ट होता है जेनेटिक कोड। तो इस तरीके से ये क्लैरिथ्रोमाइसिन काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन किस तरीके से काम करता है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। एजिथ्रोमाइसिन प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम फॉलोइंग एक्शन। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्शन दिए गए हैं, उनके थ्रू जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। जो एजिथ्रोमाइसिन है ये ड्रग जो है ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। यहाँ पर हमें कुछ एक्शंस दी गई है इसके, तो उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है इनिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको ये इनिबिट करता है, ये एक इसकी एक्शन हो गई। देन नेक्स्ट है इनिबिट प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन। तो जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोडक्शन है उसको भी ये इनिबिट कर देता है, तो ये दूसरी एक्शन हो गई। इनिबिट न्यूट्रोफिल इन्फेस्टेशन, तो न्यूट्रोफिल इन्फेस्टेशन को भी ये इनिबिट कर देता है। फोर्थ है मैक्रोफेज पोलराइजेशन अल्टरेशन। तो ये सारी एक्शंस होती है, इन एक्शंस के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये ड्रग हमें प्रिवेंट करता है। इसके इन एक्शंस की वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाती है, तो इस तरीके से ये ड्रग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे
रिफाब्यूटिन, तो रिफाब्यूटिन के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। रिफाब्यूटिन इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो रिफाब्यूटिन क्या करता है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीड टू सप्रेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, जिसकी वजह से आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो पाता। कॉज सेल डेथ, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया का सेल है उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इन ड्रग्स की थेराप्टिक एक्शन, मतलब थेराप्टिक यूज, इनकी इंडिकेशंस क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। दिस ड्रग आर यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस एंड अदर वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये जो ड्रग है ये ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ में दूसरे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है टेंडन रप्चर। तो टेंडन रप्चर मतलब टेंडन क्या होता है, जो हमारे मसल्स को और बोन को एक दूसरे से ज्वाइंट करता है, उस सॉफ्ट टिश्यू को हम बोलते हैं टेंडन। तो वो रप्चर हो गया तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसका मीनिंग होता है पेन ड्यू टू नर्व डैमेज। तो नर्व डैमेज होने की वजह से जो पेन होता है या फिर अदर कंडीशंस ऑकर होती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो इस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है सीएनएस इफेक्ट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इफेक्ट है, कोई एबनॉर्मल इफेक्ट्स है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। माइस्थेनिया ग्रेविस मतलब स्केलेटल मसल की वीकनेस होती है, इस कंडीशन में भी हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में भी हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे पहला है नोजिया, डायरिया, बीइंग सिक दैट इज़ वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, हेडेक, फीलिंग टायर्ड थकावट, चेंजेस टू सेंस ऑफ टेस्ट मतलब टेस्ट चेंज हो जाना, जो सेंसेशन होते हैं टेस्ट के वो चेंज हो जाना। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन ड्रग्स के। ये जो थर्ड कैटेगरी है न्यूअर ड्रग्स, इसमें जो भी ड्रग्स आते हैं, जो भी मेडिसिन आते हैं, उनके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। देन इनका डोज देखेंगे। सबसे पहला है ओफ्लोक्सेसिन, जिसका डोज होता है 200 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। सिप्रोफ्लोक्सेसिन, जिसका डोज होता है 250 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। क्लैरिथ्रोमाइसिन, जिसका डोज होता है 250 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन, इसका डोज होता है 500 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। रिफेब्यूटिन ये होता है 300 mg का, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं न्यूअर ड्रग्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जितनी भी हमें कैटेगरीज दी गई थी एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में, उन सारे ड्रग्स के बारे में यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन देख ली है। तो इस तरीके से ये एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।